नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं कविता चौधरी आपके लिए लेकर आ रही हूँ इंडियन हिस्ट्री की पीवाईक्यूज की रैपिड फायर क्लास। आपकी तैयारी में बाधा डालने वाले लोगों से कह दो, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्पनेस देने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के जो राजवंश हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कौन से ग्रंथ में हमें चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का विवरण मिलता है? वायु पुराण में, महावंश टीका में, दीपवंश में या फिर अर्थशास्त्र में? चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश है ये मौर्य शब्द से उत्पन्न हुआ है। मौर्य शब्द से मौर्य वंश बना है और ये क्षत्रिय राजवंश था। जैन और बौद्ध दोनों प्रकार के ग्रंथ है, ये क्षत्रिय वंश बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश को। तो इसका विवरण हमें मिलता है महावंश टीका में, जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महावंश टीका। महावंश टीका में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में या फिर प्राकृत लिपि में? तो अशोक के जो अभिलेख है वो कई लिपियों में थे, ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी लिपि, अरामीक लिपि और यूनानी लिपि। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामीक और यूनानी चारों लिपियों में लिखे गए थे, लेकिन जो अधिकांश अभिलेख है वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सी उपाधि काम में ली है? अमित्रोचेटस, अग्रमीज, सेंट्रोकोटस या फिर अमित्रघात? तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सेंट्रोकोटस कहा है। सेंट्रोकोटस के अलावा एक और नाम मिलता है अपने को, एंड्रोकोटस। इसी से मिलता जुलता एक और नाम मिलता है सेंट्रोकोप्टस। ये यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपाधियां दी है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द काम में लिए। और सबसे पहले सेंट्रोकोटस की साम्यता जो चंद्रगुप्त मौर्य से बताने वाला विद्वान था वो था विलियम जोन्स ने कहा था कि ये सेंट्रोकोटस उपाधि है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द मिलता है? वर्सल का मतलब निम्न जाति का शूद्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न वर्ग का शूद्र किस ग्रंथ में बताया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध साहित्य में? तो इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था, उस जैन मुनि का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेता है और दक्षिण में चला जाता है। दक्षिण में कहा? दक्षिण में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है एक मुनि के साथ, जैन मुनि के साथ। वो जैन मुनि कौन थे आपके? हरिभद्र थे, भद्रबाहु थे, स्थूलबाहु थे या फिर हेमचंद्र थे? तो जैन मुनि भद्रबाहु से
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और अपने अंतिम समय में ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं, जहां 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में ही सल्लेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं। ये जैन धर्म में मृत्यु को वरण करने की एक पद्धति थी, सल्लेखना पद्धति, जिसमें खाना खाना छोड़ दिया जाता था और उसके बाद में मृत्यु को वरण करते थे। सल्लेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने थे? तो जैन भिक्षु कौन थे? भद्रबाहु, जिन्होंने जैन धर्म की दीक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था? सेल्यूकस निकेटर ने किस मौर्य राजा के समय आक्रमण किया था? बृहद्रथ के समय, संप्रति के समय, बिंदुसार के समय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया था? इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत था जो मौर्य काल में भारत आता है, सेल्यूकस का राजदूत। और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जो मूल रूप में मेगस्थनीज द्वारा लिखी हुई इंडिका हमें उपलब्ध नहीं होती है। कई यूनानी लेखकों की किताबों में इस पुस्तक के अंश मिलते हैं। तो ये चोल, चेर, सातवाहन या फिर पांड्य किस वंश के बारे में उल्लेख करता है जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? निष्क, पर्ण, कारसापण या फिर शतमान? तो मौर्यों की मुद्रा थी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? तो मौर्य काल में भूमि संबंधी कर कौन सा नहीं था? भाग, बलि, उदक या फिर शुल्क? तो मौर्य काल में शुल्क है वो एक सीमा कर था, बाकी सभी भाग, बलि और उदक है वो भू राजस्व कर थे, भूमि संबंधी कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? मुद्रा राक्षस में, महावंश में, इंडिका में या फिर भद्रबाहु चरित्र में? कौन सी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि सकल जम्बूद्वीप स्वामी मिलती है? तो इसका सही आंसर है महावंश में। महावंश ग्रंथ में, जो जैन धर्म से संबंधित है, महावंश ग्रंथ, सॉरी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महावंश। और इस ग्रंथ में हमें सकल जम्बूद्वीप स्वामी की उपाधि मिलती चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? यानी पश्चिमी देशों के साथ राजनयिक संबंधों का वर्णन हमें मिलता है। किस राजवंश के बारे में ये बात कही गई है? मौर्य, गुप्त, पल्लव या फिर चोल? तो अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कई पश्चिमी जो राजनयिक संबंधों की जानकारी मिलती है। तो अशोक कौन? मौर्य था। मौर्य वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरिया जैसे पश्चिमी देशों से राजनयिक संबंध मौर्य शासकों ने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक हैं? 15 अधिकरण, 6000 श्लोक या फिर 10 अधिकरण और 5000 श्लोक, 20 अधिकरण और 3000 श्लोक या फिर 12 अधिकरण और 6000 श्लोक? कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र,
इसमें राजनीति और प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है? इस पुस्तक का विषय है राजनीति और प्रशासन। राजनीति व प्रशासन संबंधी जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। तो अर्थशास्त्र के कितने अध्याय हैं और कितने इसमें श्लोक मिलते हैं? 15 अधिकरण है और 6000 श्लोक इसमें लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ शासन कर रहा था? यूनानी शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था वो कहाँ का राजा था? मिस्र का, सीरिया का, मकदूनिया का या फिर एथेंस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र गुजरात का प्रांतीय गवर्नर कौन था? तुसास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या फिर राधागुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समकालीन गवर्नर है सौराष्ट्र का वो था आपके पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क है वो महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? कौटिल्य ने, मनु ने, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर अशोक ने? किस विद्वान ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर भिक्षु बनना चाहता है तो उससे पहले वो अपने पत्नी और बच्चों के निर्वाह की उचित व्यवस्था करेगा? तो ये कहा था कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया था। एकदम सही बात है। 261 ईस्वी पूर्व के लगभग जो कलिंग युद्ध होता है उसमें जितना नरशंस जो हत्या देखी थी अशोक ने, उसके बाद अशोक संकल्प लेता है कि आज के बाद में मैं युद्ध का त्याग करूंगा और धम्म का प्रचार प्रसार करूंगा। तो युद्ध के स्थान पर धम्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, ये गलत बात है। खारवेल जो चेदी वंश का शासक था इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी पराजित नहीं किया था। बिंदुसार ने अशोक के पहले राज्य किया था, एकदम सही है। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी हत्या की थी बृहद्रथ का ही मंत्री था, सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। जो ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया था? कौन सा विद्वान कहता है? जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क या फिर डिमेकस? तो ये कथन किसका है? प्लूटार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कई प्रशासनिक इकाइयों का वर्णन मिलता है जिसमें स्थानीय किस प्रकार की इकाई थी? 8 गांवों की थी, 10 ग्राम की थी या 200 ग्रामों की थी या फिर 800 ग्रामों की थी? तो स्थानीय में कितने गांव शामिल थे? 800 ग्राम शामिल थे। 800 ग्राम या गांव शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? शिल्पाधिकारम ये तमिल साहित्य का ग्रंथ है। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी?
तो शिल्पाधिकारम के रचनाकार है इलेंगो आदिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मेगस्थनीज द्वारा मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इंडिका में मौर्य समाज के 7 वर्गों का वर्णन किया। निम्नलिखित में से कौन उस वर्ग में शामिल नहीं है? तो दास वर्ग शामिल नहीं है। योद्धा, शिल्पकार और कृषक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगस्थनीज मौर्य के आस्थान के रूप में आया था। मेगस्थनीज किसके राजदूत के रूप में भारत आया था? अलेक्जेंडर के जनरल के रूप में, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के दूत के रूप में, या ग्रीस के राज्यपाल के रूप में? तो मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य है वो हेलेना से विवाह करते हैं। हेलेना से विवाह जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किया था हेलेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहते थे? नागरिक कहते थे, प्रतिवेदक कहते थे, राजूक या फिर युक्त कहते थे? तो मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर क्या कहलाते थे? प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूपदर्शक किसे कहा जाता था? वाट इंस्पेक्टर को, मुद्रा इंस्पेक्टर को, खदान इंस्पेक्टर को, या वन इंस्पेक्टर को? तो रूपदर्शक कौन था? मुद्रा इंस्पेक्टर, मुद्रा की जांच करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के लेखन में उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन थे? मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में एक अधिकारी का नाम दिया है एग्रोनोमोई और एक था एस्ट्रोनोमोई। तो ये एग्रोनोमोई कौन होते थे? प्रांतीय अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, जिले के अधिकारी थे, या फिर नगर के अधिकारी थे? तो एग्रोनोमोई है वो जिले के अधिकारी थे। जिले का जो प्रमुख होता था, जिले का प्रमुख विषयपति कहलाता था, विषयपति या आहारपति। जिले को उस समय कहा जाता था आहार, जिले को आहार कहते थे। जिले के प्रमुख को आहारपति या फिर विषयपति कहा जाता था। और ये सड़क निर्माण का काम भी देखता था। सड़क निर्माण का अधिकारी भी एग्रोनोमोई था। सड़क निर्माण कार्य की देखरेख करने वाला अधिकारी था विषयपति या आहारपति, जिसके लिए मेगस्थनीज ने इंडिका में कौन सा शब्द दिया? एग्रोनोमोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? ये जो प्रशासनिक इकाइयां हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई है, इसका आरोहण क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में कौन सी है? तो स्थानीय पहली इकाई है, सबसे छोटी इकाई स्थानीय, स्थानीय के बाद में द्रोणमुख, उसके बाद कार्वटिक या फिर इसके लिए एक शब्द और आता है खार्वटिक, और उसके बाद में संग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वटिक या खार्वटिक, और उसके बाद सबसे बड़ी इकाई थी वो संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्यापार में पूंजी लगाने वाला, श्रेणी के अध्यक्ष, मुद्रा विनिमय करने वाला, और शिल्पकार। तो श्रेणी व्यापारियों के समूह को कहते थे और व्यापारियों के समूह का अध्यक्ष, श्रेणी का अध्यक्ष कहलाता था श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्यी अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन से सिक्के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? सिक्कों के प्रचलन के लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी होता था? सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी अधिकारी अक्ष पटलाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष,
या फिर सौवर्णिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। सिक्कों के प्रचलन के लिए उत्तरदायी लक्षणाध्यक्ष और सिक्कों की जांच करने वाला रूपदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? कंटक शोधक न्यायालय जो फौजदारी मामलों के लिए हुआ करते थे। एक होते हैं दीवानी मामले जिसमें सामान्य अपराध आते हैं, चोरी डकैती, और एक होते हैं फौजदारी न्यायालय, फौजदारी विवाद जिसमें हत्या आदि संगीन अपराध आते हैं। तो जो कंटक शोधन न्यायालय थे उसका न्यायाधीश है वो प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किस से संबंधित है? उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट स्थित है हाथी का धौली शिल्प, ये किस काल से संबंधित है? मौर्य काल का है, कुषाण काल का है, या शुंग काल का, या फिर गुप्त काल का? तो ये मौर्यकालीन स्थापत्य कला का अवशेष है, हाथी का धौली शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये करों के नाम दे रखे और ये किस प्रकार के कर थे ये सामने आपको सुमेलित करना है, कौन सा गलत है जोड़ा। विष्टि, विष्टि बेगार को कहते थे। प्राचीन समय में जो बिना किसी वेतन के काम लिया जाता था उस काम को कहते थे बेगार करना, और बेगार के लिए शब्द था विष्टि। भाग, भाग स्थानीय कर के लिए नहीं था, भाग भू राजस्व कर था। और कर के लिए क्या शब्द आता है? महसूल। सामान्य रूप से कर को क्या कहते थे? महसूल। प्रणय, प्रणय किस प्रकार का कर था? प्रणय एक आपात कर था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रणय कर किस प्रकार का कर था? आपात कर। तो इसमें कौन सा असुमिलित है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है किंतु उसके अंश किसी यूनान और रोम, ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हुए। मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी वो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, यूनानी और रोमन लेखकों के ग्रंथों में उसके उद्धरण हमें मिलते हैं। तो किस किसने लिखा है मेगस्थनीज की इंडिका का जिक्र किसने किया है? एक तो प्लिनी दी एल्डर ने किया है, डायोडोरस सिकुलस और स्ट्रेबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद या धनानंद। और इस घनानंद या धनानंद की हत्या कौन करता है? नंद वंश का अंतिम शासक मौर्य वंश का था घनानंद। नंद वंश के बाद में अगला जो वंश आएगा वो है मौर्य वंश, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से लेके 298 ईस्वी पूर्व तक शासक था। घनानंद है वो नंद वंश का अंतिम शासक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक है घनानंद, जिसको पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और आप कमेंट करके बताना कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के लिए 7 अंग बताए, सब जिन्हें कहते हैं सप्तांग। और ये सप्तांग क्या थे? दुर्ग, बल, बल यानी सेना, कोष, राजकोष, मित्र, राजा, अमात्य और राज्य।
किसी भी शासन के लिए, साम्राज्य के लिए 7 अंग, ये 7 जरूरी होते हैं कि कोई राज्य होगा, क्षेत्र होगा, तभी वहाँ का कोई शासक बनेगा। और शासक के पास में मित्र होना जरूरी है, और शासक के पास में राजकोष होना जरूरी है शासन चलाने के लिए। अपने शासन की सुरक्षा के लिए सेना होनी जरूरी है, और सुरक्षा के लिए दुर्ग होना जरूरी है, और अमात्य सलाह के लिए, प्रशासन में सहायता के लिए जरूरी है। तो ये सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में मिलता है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। कौटिल्य के और क्या क्या नाम है? कौटिल्य को और क्या कहते हैं? कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त, ये तो बचपन का नाम है कौटिल्य का, बचपन का नाम विष्णुगुप्त। और कौटिल्य को क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं, चाणक्य। तो स्वामिन, स्वामिन राजा हो गए। दुर्ग, प्रेक्षा मित्र, ये प्रेक्षा गलत हो जाएगा। सातों याद रख लेने भाई। इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार चेंज करके पूछ लेंगे। यहाँ ऑप्शन में कुछ और गलत देके कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो सप्तांग सिद्धांत को याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो अशोक ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया, इसका उल्लेख चतुर्थ स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? राजवंशों का क्रम आपसे पूछा गया है। मौर्य, कुषाण, हर्यंक, गुप्त, इन 4 राजवंशों का क्रम क्या था? सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद में, हर्यंक वंश ये मगध के राजवंश बताए हुए आपको। मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद, जिसमें मगध में हर्यंक वंश का शासन आता है। हर्यंक वंश के बाद में आता है शिशुनाग वंश। हर्यंक वंश के बाद में शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश। नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, और मौर्यों के बाद में आते हैं गुप्त। मौर्यों के बाद में आते हैं गुप्त वंश। हर्यंक और ये कुषाण आपका बाहरी आक्रांता थे, जो मौर्योत्तर काल का एक राजवंश है, कुषाण राजवंश। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला हर्यंक, हर्यंक के बाद में मौर्य, मौर्य के बाद में कुषाण, और कुषाण के बाद में गुप्त। जैसे ये तो आपको दे दिया मगध का प्रारंभिक राजवंश, उसके बाद में एक बड़ा राजवंश आता है मौर्य। मौर्यों के बाद में मौर्योत्तर काल में आए थे शुंग, कुषाण और सातवाहन वंश, और उसके बाद में आते हैं आपके गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे? तो अर्थशास्त्र में मौर्य काल में एक जो राजकीय भूमि थी उसके लिए शब्द आता है, राजकीय भूमि के लिए शब्द आता है सीता। राजकीय भूमि सीता कहलाती थी, और राजकीय भूमि की देखरेख करने वाला सीताध्यक्ष था। तो ये किससे संबंधित हो गया? आपके कृषि से संबंधित शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? स्थापत्य कला से संबंधित 4 अवशेष बताए हुए अपने को, जिनमें से कौन सा मौर्य काल का नहीं है? यक्षी पालवाहक, ये मौर्यकालीन मूर्ति है। हाथी, धौली में स्थित हाथी, ये भी मौर्यकालीन है। मथुरा में खड़े बुद्ध, ये मौर्यकालीन नहीं है, मौर्योत्तर काल की है। रामपुरवा सांड शीर्ष स्तंभ, ये भी मौर्यकालीन है। अशोक मौर्य से संबंधित है। तो ये 3 आपके मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अवशेष हो गए। और मथुरा में खड़े बुद्ध, जो बुद्ध की मूर्ति है, वो आपके मौर्य काल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन प्रबंध के अतएव व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? शासन प्रबंध देखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे मौर्य काल में? समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, सन्निधाता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मौर्यकालीन शासन प्रबंध समाहर्ता देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख
निम्नलिखित में से किस में मिलता है? मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था, ऐसा उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है हमें? अशोक के शिलालेखों में मिला है, पुराणों में मिलता है, या मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है, या फिर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज लिखता है इंडिका में कि मौर्यकालीन समाज है उसके 7 वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वित्तीय प्रशासन से संबंधित है, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है, न्याय प्रशासन से संबंधित है, या फिर कर व्यवस्था से संबंधित है? तो संस्था और एक और मिलता अपने को संचरा। ये दोनों शब्दावली मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लेना भी सारे। ये गुप्तचर हुआ करते थे। 2 प्रकार के गुप्तचर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताए। संस्था वो थे जो एक ही स्थान पर बैठे रहते थे, चुपचाप शांति से घटनाएं देखते थे और वो वापस राजा को बता देते, गुप्तचरी का काम। संचरा का मतलब था ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए गुप्तचरी करना, घूमते हुए गुप्त सूचनाएं देते थे, यानी गुप्तचरी करते थे, उनको कहते हैं संचरा। तो 2 प्रकार के गुप्तचर, संस्था और संचरा गुप्तचरों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है जिसकी रचना कौटिल्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? पुष्यमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक है और पुष्यमित्र घनानंद का सेनापति था। इसने अश्वमेध यज्ञ किए, इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलेगा? जो पुष्यमित्र का प्रधानमंत्री होगा उसका अभिलेख है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख हमें ये बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था? कौन कहता है ऐसी बात? कोई यहाँ बैठा व्यक्ति तो बोलेगा नहीं भारतीयों के बारे में, किसी विदेशी यात्री ने कहा होगा। लेकिन ये निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोब्यूलस, ये सारे सिकंदर के दरबारी इतिहासकार थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज इंडिका में कहता है कि भारतीयों को लेखन की कला का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष किसको संभालता था? राजकीय टकसाल को संभालता, जल परिवहन विभाग देखता था, तोल माप को देखता था, या फिर स्थल परिवहन? तो पोतवाध्यक्ष का काम था तोल माप की देखरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ये कथन प्राचीन भारत के किस इंपॉर्टेंट क्षेत्र के लिए बोला गया है? गंगा यमुना दोआब के लिए, कृष्णा डेल्टा के लिए, कावेरी डेल्टा के लिए, या फिर गोदावरी डेल्टा के लिए? तो इस तरह का उपजाऊ क्षेत्र है ये कावेरी डेल्टा था, जो आपके संगम काल और सातवाहन काल में, संगम काल और सातवाहन काल में उपजाऊ प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध था। और यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन जो होता था वो चावल और हल्दी का होता था। सर्वाधिक उत्पादन चावल और हल्दी, कावेरी डेल्टा में चावल और हल्दी का अधिक मात्रा में उत्पादन होता था और ये संगम काल और सातवाहन काल में प्रसिद्ध क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? ये अशोक का अभिलेख कौन सा नहीं है? जूनागढ़ अभिलेख, बाबरू अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, या फिर रामपुरवा अभिलेख? तो अशोक ने कौन सा अभिलेख नहीं जारी किया? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। रुद्रदामन। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो शक या महाक्षत्रप वंश, शक या महाक्षत्रप वंश का शासक था रुद्रदामन। इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाघ भट्ट की अष्टांग हृदय
किससे संबंधित पुस्तक है? अष्टांग हृदय पुस्तक का विषय क्या था? आयुर्वेद, दर्शन, भाषा विज्ञान या फिर संगीत? तो आयुर्वेद इसका विषय था अष्टांग हृदय का, और अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाघभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की रचना में उल्लेखित एस्ट्रोनोमोई कौन था? मेगस्थनीज ने एक अधिकारी बताया, एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी। एस्ट्रोनोमोई किसका अधिकारी था? ग्राम्य अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर नगर अधिकारी? तो एस्ट्रोनोमोई किसको कहते थे? नगर अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति चलाती थी, और इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस समिति में 30 सदस्य हुआ करते थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाने वाली समिति में 30 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये उपाधि किस अभिलेख में मिलती है अपने को? अशोक की देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान से मिलता है? मास्की से, सारनाथ से, सहबाजगढ़ी से या फिर दिल्ली से? तो मास्की अभिलेख जो कर्नाटक से मिला है हमें, मास्की अभिलेख में अशोक की उपाधि मिलती है देवा नाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं में प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि है, ये भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? यानी भारतीय शासकों में किसने अपनाई थी? मौर्यों ने अपनाई थी। मौर्यों में सबसे ज्यादा स्तंभ लेख किसके हैं? अशोक मौर्य के हैं। तो इस प्रकार की प्रथा किसको देख के अनुकरण किया था? हक्कामनी शासकों का अनुकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था? अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में डिकोड किए थे, वो कब किए थे? 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन मिलता है? अशोक के अभिलेखों पर अलग अलग पशुओं के चित्रण मिलते हैं। कहीं आपको बैल का अंकन दिखेगा, कहीं जो जैसे रामपुरवा वाले पर बैल का अंकन है, सारनाथ वाले पे 4 सिंह बने हुए हैं। तो अलग अलग जानवरों के चित्र बने हुए हैं, और ये पूछेंगे भी जरूर आपको कि किस स्तंभ लेख पर किस जानवर का चित्र बना हुआ है। कहाँ हाथी का चित्र वाला है, कहाँ सिंह के चित्र वाला है। तो अशोक के एक अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन मिलता है, यूनिक है ये, और ध्यान में रखेंगे आप, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, जिस पर मोर का उत्कीर्णन है। नेक्स्ट है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? कि बराबर समूह की जो गुफाएं थी वहां पर अशोक ने अपने स्तंभ लेख लिखवाए थे, गुफा लेख लिखवाए थे, गुहा लेख। गुफा को और क्या कहते हैं? गुहा। तो गुहा लेख अशोक ने किस गुफा पर नहीं लिखवाए थे? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या विश्व झोंपड़ी गुफा? तो ये तीनों, कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोंपड़ी, ये गुफाएं अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर बनवाई थी, आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। और जो लोमस ऋषि गुफा है ये अशोक की नहीं है, इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। अशोक का पुत्र दशरथ लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोमस ऋषि, इसमें अशोक के अभिलेख नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की? अशोक के ही बराबर देवा नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ ने, संप्रति ने, कुणाल ने या फिर सुयस ने? दशरथ के, संप्रति के, कुणाल के या सुयस में से किसकी उपाधि रही है भाई देवा नाम प्रियदर्शी? तो अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ ये उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा शिलालेख है? अशोक ने
कर लगाने की बात किस अभिलेख में कही है? बाबरू में, निगाली सागर स्तंभ शिलालेख में, रुमनदेई स्तंभ शिलालेख में, या बराबर गुफा में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा आपके। रुमनदेई स्तंभ शिलालेख है वो अशोक के करारोपण की जानकारी देता है। अशोक द्वारा लगाए करों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? रुमनदेई स्तंभ शिलालेख। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? अशोक की धर्म विजय की जानकारी संबंधित शिलालेख कौन सा है? अशोक ने कुल कितने 13 शिलालेख लिखवाए थे? 13 शिलालेख लिखवाए थे। कौन सा है वो हमें धर्म विजय की जानकारी देता है? 7वां स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख, 12वां शिलालेख, या फिर 13वां शिलालेख? तो अशोक के 13वें शिलालेख में धर्म विजय की जानकारी मिलती है, क्योंकि 13वें शिलालेख में ही अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग पर जब अशोक ने 261 ईस्वी के समय आक्रमण किया था, तब वो नृशंस हत्याकांड देखकर अशोक ने धर्म विजय का, धर्म आगे चलाने का उद्घोष दिया था और युद्ध को विराम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? किस शिलालेख के अंदर अशोक हिंसा के प्रति अपनी वैराग्य की बात कहता है कि अब आगे से मैं कभी युद्ध वगैरह नहीं करूंगा? धौली और जोगढ़ में, शहबाजगढ़ी और सोपारा, मास्की और बाबरू, या फिर मानसेरा और गिरनार? किस शिलालेख में कहता है? धौली और जोगढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? मौर्यों ने चलाए थे, कुषाणों ने, या गुप्त शासकों ने, या फिर शक शासकों ने? तो सर्वाधिक तांबे की मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था, वेनसांग किसके समय में भारत आता है? वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था और ये एक चीनी यात्री था। वेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। वेनसांग की पुस्तक है सीयू की। सीयू की। वेनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखता है कि उसने कनिष्क विहार देखा था। वो कहाँ स्थित था? बामियान में, पेशावर में, मथुरा में, या फिर वाराणसी में? तो पेशावर, पेशावर पाकिस्तान में एक कनिष्क विहार की बात लिखी वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? बौद्ध धर्म को मानते थे कुषाण शासक, और शाक्य मुनि बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। बुद्ध की आकृति सिक्कों पर किसने लिखवाई थी? तो कुषाण शासक कनिष्क अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो यूनान और रोमन जो यात्री थे उनको किस सोर्स में यवन कहा गया है? अर्थशास्त्र में, अशोक के अभिलेख में, अष्टाध्यायी में, या फिर संगम साहित्य में? तो यूनानी रोमन व्यापारी संगम साहित्य में यवन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम राजा था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलुवामी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी और द्विलिपीय, यानी जिसमें 2 भाषाएं और 2 लिपियों में कुछ लेख लिखे गए थे, इस तरह के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? हिंद यूनानी राजाओं ने, कुषाण राजाओं ने, शक राजाओं ने, या फिर पार्थियन शासकों ने? तो हिंद यूनानी शासक सबसे पहले द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्के चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लेखित है? सम्राट अशोक की कई रानियां थी, किस रानी का नाम हमें अभिलेख में लिखा मिलता है? कारुआ की,
तिष्य रक्षिता, महादेवी या फिर कुमार देवी। तो कारुवाकी का नाम हमें अभिलेखों में लिखा मिलता है। और एक पुत्र तीवर का भी नाम मिलता है, पुत्र तीवर। तीवर और कारुवा की रानी का नाम अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? ये किस प्रकार की धातु से बनते थे मौर्यकालीन सिक्के रुपया रूप? तो ये चांदी से बनते थे, रजत के सिक्के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शासकों के सिक्कों पर धूमीय धूमीय यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण थी? कुषाण, शक, पल्लव या फिर सातवाहन राजाओं के सिक्कों पर? तो इसका सही आंसर है पल्लव। और पल्लव को और क्या कहते थे? पर्थियन। पर्थियन या पल्लव शासकों के सिक्कों पर धूमीय या धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक और कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? नासिक और कार्ले ये बौद्ध विहारों और बौद्ध चैत्यों के लिए प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ये किसके शासकों के स्थान पर थी? शकों के, शुंगों के, कर्दमों को या फिर सातवाहनों के? कौन से राजवंश से संबंधित है ये? सातवाहन। और सातवाहनों का शासन है वो महाराष्ट्र में था। इनकी राजधानी, सातवाहन शासकों की राजधानी थी वो थी पैठन। पैठन इनकी राजधानी थी। सातवाहन शासकों की राजधानी थी पैठन, या पैठन का नाम है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और नासिक व कार्ले दोनों गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, सातवाहन शासकों के संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? 4 घटनाएं दी हुई है जो ईसा पूर्व की घटना नहीं है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना। इंडो ग्रीक साम्राज्य आपके स्थापित होता है मौर्योत्तर काल में, ये ईसा पूर्व की घटना है। विक्रम संवत का प्रारंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीति और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चौथी जो बौद्ध संगीति, आसानी से ही हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति है वो 251 ईसा पूर्व में आयोजित होती है। 251 ईसा पूर्व में आयोजित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं थी? ईसा पूर्व की घटना कौन सी नहीं थी? चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। चौथी बौद्ध समिति किसके समय आयोजित होती है? कनिष्क के समय। ये तीसरी का समय ले लिया था हमने, तीसरी 251 ईस्वी पूर्व की है, कनिष्क के समय आयोजित होती है। और कनिष्क है वो 78 ईस्वी में शक संवत चलाता है, 78 ईस्वी में कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क, कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय आयोजित हुई थी। और बौद्ध संगीति का समय 78 ईस्वी नहीं है, बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो ये घटना है वो ईसा पूर्व की नहीं है, चौथी बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूनानी शासक दिए हुए सिकंदर, एंटियोकस, एंटिगोनस और टोलमी। इनका क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले एंटियोकस, एंटियोकस के बाद में होगा आपके टोलमी, टोलमी के बाद में एंटिगोनस और उसके बाद में सिकंदर। BDCA, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर अशोक ने जो स्तंभ लेख लिखवाए थे, प्रस्तर पत्थर को कहेंगे, पत्थर के जो स्तंभ लेख थे उन पे यूनानी शासकों के नाम दिए हुए हैं क्रम से। सबसे पहले किसका नाम मिलता अपने को? एंटियोकस का मिलता। उसके बाद में टोलमी का, ये मिस्र का शासक था टोलमी, मिस्र का शासक टोलमी का नाम मिलता है। उसके बाद में
एंटीगोनस और उसके बाद में सिकंदर। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में गुजरात को शामिल कर लिया था। इसकी प्रमाणिक जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, या फिर देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ में? तो ये देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में जानकारी मिलती है कि गुजरात को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टीप्रोलु अभिलेख, भट्टीप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है भट्टीप्रोलु अभिलेख, और इस अभिलेख का निर्माण है वो चांदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? अशोक के समकालीन राजा कौन कौन नहीं थे? सीरिया का थिरोज, फिलोडेल्फस का टोलेमी, मैसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस, और कुरेनी का मग, या फिर सेल्यूकस निकेटर? तो अपने को पूछा है अशोक के समकालीन शासक। अशोक के अभिलेखों में हमें सीरिया के थिरोज का नाम मिलता है, फिलोडेल्फस के टोलेमी का नाम मिलता है, मैसिडोनिया के एंटीगोनस गोनाटस का नाम मिलता है, कुरेनी के शासक मग का नाम मिलता है, और सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन एक यूनानी शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। तो ये अशोक का समकालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? अशोक की धर्म विजय की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला था? कर्नाटक में मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ किसके समय फैला था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, मेरी संतानें हैं? लघु शिलालेख, एहरोरा स्तंभ लेख, 4 लुम्बिनी स्तंभ लेख, या फिर पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम? पृथक कलिंग शिलालेख 2 मिले, एक प्रथम और एक द्वितीय। तो अशोक पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में ये घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। जिस तरह मनुष्य अपनी संतान के लिए सोचता है कि वो इस लोक में और परलोक में सुख ग्रहण करे, इसी तरह मैं अपनी प्रजा के बारे में सोचता हूँ। ये कोटेशन लिखा हुआ है पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। और दूसरा पृथक कलिंग शिलालेख है वो विदेश नीति की जानकारी देता है, अशोक की विदेश नीति की जानकारी। अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, आयोग द्वारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पृथक कलिंग शिलालेख दूसरे के बारे में पूछेंगे कि विदेश नीति का उल्लेख किस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है? 2 भाषाओं में लिखा गया अभिलेख कौन सा है? लगमान, सरेकुना, तक्षशिला या शहबाजगढ़ी? तो द्विभाषीय अभिलेख कौन सा है? सरेकुना, जो अपने को मिलता है कंधार अफगानिस्तान से। कंधार अफगानिस्तान से सरेकुना अभिलेख मिला है जो 2 भाषाओं में लिखा गया। कंधार अफगानिस्तान द्विभाषीय अभिलेख, ग्रीक और अरेमाइक 2 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? अशोक के समय प्रांतीय राजधानी कौन सी नहीं रही है? तक्षशिला थी, तोसली थी, सुवर्णगिरी थी। धौली अशोक की राजधानी नहीं रही है, तो इसका सही आंसर है धौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मराज भी एक उपाधि थी। भाई किस राजा की उपाधि थी धर्मराज?
अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो अशोक की उपाधि थी धर्मराज। अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पे धम्म घोष दिया था, इसलिए धर्मराज कहा जाता है। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोप्टस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया था? समीकरण यानी साम्यता किसने पहली बार बताया था कि सेंड्रोकोप्टस की उपाधि है वो चंद्रगुप्त मौर्य की है? डी.आर. भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.पी. चंदा या फिर विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स कहते हैं सेंड्रोकोप्टस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के सबसे बड़े स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, स्तूप संख्या 1 या फिर महास्तूप जो सांची में स्थित है। आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? तो जो मुख्य भाग है अंदर का आंतरिक निर्मित ईंटों का भाग अशोक के समय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? कौन कौन से अधिकारी नहीं थे? प्रादेशिक, राजूक, युक्त और नायक। तो ये तीनों अधिकारी अशोक ने नियुक्त किए थे। अशोक ने नियुक्त किए थे, राजूक, प्रादेशिक और युक्त। नायक नामक अधिकारी मौर्य काल में नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? करों में कुछ रियायतों की घोषणा किस अभिलेख में मिलती है? लघु शिलालेख सासाराम, बाबरू बैराज लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख और शिलालेख 12। तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में मिलता है करों में रियायतों का उल्लेख। लुम्बिनी है वो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली थी, जहां अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष जाता है और वहां पर धार्मिक कर तो मुक्त कर देता है। लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था, धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था और भू राजस्व भी घटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम है जो अशोक का समकालीन था? तो श्रीलंका में अशोक का समकालीन राजा अशोक के ही समान उपाधि धारण करता है, देवानाम प्रियदर्शी, और वो शासक था आपका देवानाम प्रिय तिस। तिस नाम का शासक था और देवानाम प्रिय उसकी उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, उज्जैनी, नालंदा या फिर वल्लभी। तो मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? अशोक कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में करता है? जोगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रुमनदेही स्तंभ लेख या फिर शहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा। तो शहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष है? सिंह किस किस स्तंभ पे बने हुए हैं? तो सारनाथ स्तंभ पे सिंह बने हुए हैं, सांची स्तंभ पे भी है, कोल्लुहा स्तंभ पे भी है और लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ यानी 1, 2, 3 और 4 सभी पर सिंह आकृतियां बनी हुई है। नेक्स्ट, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। मौर्यकालीन भवन लकड़ी के भी बने थे। इसका पुरातात्विक प्रमाण किस स्थान से मिला? यानी मौर्यकालीन किसी लकड़ी के भवन का अवशेष कहाँ से मिलता है? कौशाम्बी से मिलता है, कुम्हार से मिलता है, अतरंजी खेड़ा या फिर तक्षशिला से। तो लकड़ी के अवशेष मिले हैं कुम्हार से, लकड़ी के भवनों के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में, बिहार का एक जिला गया जिला, गया जिले में पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो अशोक आजीवक संप्रदाय के लिए इस प्रकार की गुफाएं बनवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन था? अशोक ने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, धर्म सुधार के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था। उसे क्या कहते थे? महापात्र, धर्म महामात्र, राजूक या फिर पुलिस। तो धार्मिक अधिकारी था धर्म महामात्र, धर्म महामात्र
अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण की थी? तो अशोक के समय कौन सी संगीति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति, बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति, बौद्ध विद्वानों का सम्मेलन था बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति होती है 251 ईस्वी पूर्व में, अशोक के समय 251 ईस्वी पूर्व में। और इस तीसरी बौद्ध संगीति के समय मौर्य वंश का शासक अशोक था और स्थान था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मोगलीपुत्र तिस। अध्यक्ष पूछा हुआ है, स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष का काम क्या था? ये सिक्कों का निरीक्षक था, टकसाल का अध्यक्ष था, खदानों का अध्यक्ष था या फिर चरागाहों का अध्यक्ष था? तो टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था और सिक्कों का निरीक्षक क्या था? रूप दर्शक। दोनों शब्द अच्छे से याद रख लेना भाई, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुए। रूप दर्शक कौन था और लक्षणाध्यक्ष कौन था? सिक्कों का निरीक्षक या मुद्रा का इंस्पेक्टर, ये शब्द भी मिलते हैं। और टकसाल का अध्यक्ष हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? यानी अशोक के समकालीन दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य थे? तो एक तो था चोल, एक था आपका चेर और एक था पांड्य। और ये पल्लव राजवंश है, ये अशोक का समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। फर्स्ट सूची में दे रखे हैं धर्म प्रचारक और दूसरी सूची में है वो धर्म प्रचारक किस क्षेत्र में भेजे गए थे। तो अशोक के समय जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो अशोक ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो मज्जंतिक को कहाँ भेजा था? मज्जंतिक को कश्मीर भेजा था, कश्मीर। और गंधार धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा था? मज्जंतिक को। उसके बाद में महारक्षित को कहाँ भेजा था? महारक्षित को यवन देश, यौन या फिर यवन देश भेजा था। महाधर्म रक्षित कहाँ गए थे? महाधर्म रक्षित ने महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किया था धर्म का। सोन और उत्तरा सुवर्ण भूमि में प्रचारक के तौर पर गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 1, 4, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? द्वितीय स्तंभलेख में, द्वितीय शिलालेख में, चतुर्थ शिलालेख में या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक धम्म शब्द का अर्थ किस में बताते हैं? द्वितीय स्तंभलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय किसने माना था? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। और इन ग्रंथों में आप देख लो, विष्णु पुराण कोई बौद्ध जैन धर्म से संबंधित नहीं है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द आया है, कंठस्थ कर लेना इसे कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल कहा गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य है इसके लेखक। तो कौटिल्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया ही था, तो वो उसे उच्च कुल का मानते थे। अर्थशास्त्र में क्षत्रिय उच्च कुल का माना गया है, क्षत्रिय ने उच्च कुल का माना गया। और क्षत्रिय शब्द चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानने वाला ग्रंथ है वो है दिव्यावदान। दिव्यावदान बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? भाई अर्थ शब्द देख के कहीं आप करो पैसे वाला सिस्टम है इसमें। आर्थिक धार्मिक प्रबंध, सामाजिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ये राज्य और शासन संबंधी नीतियों से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इशिला नामक नगर का वर्णन मिलता है?
अशोक के कौन से अभिलेख में इशिला नगर का वर्णन मिलता है? तो इशिला नगर हमें सिद्धपुर अभिलेख में मिलता है। और सिद्धपुर अभिलेख कहाँ से मिला था? तो ये कर्नाटक में मैसूर से प्राप्त होता है। मैसूर कर्नाटक से सिद्धपुर अभिलेख मिला है। सिद्धपुर अभिलेख में इशिला नगर का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख है वो 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का उल्लेख करता है? द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? तो 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने पर, जो संघ भेद यानी संघ में फूट डालने वाले होंगे भिक्षु और भिक्षुणी, इनको कठोर दंड देने का विधान किया था? अशोक मौर्य ने, पुष्यमित्र शुंग ने, हर्षवर्धन ने या गौड़ शासक शशांक ने? कौन सा राजा भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा अगर संघ में फूट डाली जाती है तो उन्हें कठोर दंड देने का विधान करता है? तो अशोक मौर्य। अशोक चाहते थे कि संघ में एकता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश का अंत करने वाला राजवंश था वो शुंग वंश था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के बाद में जो शासक बना था इसका बेटा अग्निमित्र, शुंग वंश का शासक अग्निमित्र। और नवा शासक जो होता है शुंग वंश का, उसके समय हेलियोडोरस यहाँ आता है। विदिशा में एक गरुड़ ध्वज स्तंभ लगाता है जो भागवत धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त होते थे? कुमार प्रशासनिक अधिकारी कहाँ नियुक्त होते थे अशोक के समय में? तो एक तो तक्षशिला, दूसरा तोसली और तीसरा उज्जैनी में। कुमार नामक प्रशासनिक अधिकारी कहाँ नियुक्त होते थे? तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? तो कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? अशोक मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मे कहाँ का शासक था? साइरिन, मिस्र, एपाइरस या फिर सीरिया? तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे सीरिया का शासक था और अशोक मौर्य का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ यानी ये बैल की आकृति वाला स्तंभ कहाँ मिला है अपने को? सारनाथ, सारनाथ वाले पे सिंह थे, सिंह अंकित है सारनाथ। रामपुरवा, इस पे वृषभ अंकित था। सांची वाले पे भी सिंह है और संकीसा वाले पे हाथी का अंकन मिलता है। संकीसा में हाथी, सांची वाले पे भी सिंह आकृतियां मिलती है। सांची वाले पे सिंह आकृतियां मिलती है। एक बार बच्चे कमेंट करके बताना स्पीड ज्यादा है क्या क्लास की? आपकी कमेंट आएंगे तो ही मैं नेक्स्ट क्लासों में थोड़ी स्पीड कम करूंगी। और नहीं, ये आपके लिए है रिवीजन क्लास है जहां आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली है, उसके बाद में आप अपना मूल्यांकन करने के लिए ये क्लासें देखेंगे एक टेस्ट के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, दशरथ या फिर जालोक? तो दशरथ। दशरथ ने भी आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेव मात्रक भूमि का प्रकार है वो कौन सा प्रकार था? जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी यानी वर्षा आधारित खेती वाली भूमि अदेव मात्रक थी, या फिर जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी या जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम साधनों से सिंचाई वाली भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कब किया था? 261 ईस्वी में। शासन के कौन से वर्ष में किया था? 261 ईस्वी पूर्व में। शासन के कौन से वर्ष में किया था?
तो 8वें साल अशोक ने अपने शासन के 8वें साल में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग युद्ध के दौरान 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख मारे गए थे और बंदी कितने बना दिए थे? 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। और इस घटना से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने रणभेरी के स्थान पर, रणभेरी यानी युद्ध के लिए उद्घोष, उसके स्थान पर धम्म विजय कि अब हम धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रणय कर का उल्लेख किया है। ये प्रणय कर किस प्रकार का कर था? एक आपात कर था, अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर लगाया गया था कि कोई अगर 2 देश के व्यक्ति प्रेम करेंगे तो उन पे लगेगा, या फिर विधवाओं पे लगा था, विधवा प्रणय संबंधों पर, या फिर नियोग प्रथा पर लगा कर था। तो प्रणय कर किस प्रकार का कर था? एक आपात कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? वाणिज्य अधीक्षक को क्या कहते थे? शीताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष या फिर पणयाध्यक्ष? तो वाणिज्य अधिकारी कहलाता था पणयाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? 261 ईस्वी पूर्व। और कलिंग कहाँ स्थित है? तो कलिंग है आपका उड़ीसा में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में शीता से क्या तात्पर्य है? अब तक आपको याद हो गया कि राजकीय भूमि थी उसको शीता कहते थे, और राजकीय भूमि से संबंधित कर क्या कहलाता है? शीता कहलाता है। और शीता यानी राजकीय भूमि की प्रबंधन करने वाला अधिकारी भी पूछा गया है, शीताध्यक्ष। नेक्स्ट है, धरण और पुराण इस प्रकार के मुद्राएं थी, साहित्य था, मनके थे या फिर तोल के यंत्र थे? ये शब्दावली किससे संबंधित थे? धरण क्या था और पुराण क्या था? मौर्य काल में मौर्यकालीन मुद्राएं थी, सिक्के थे, धरण और पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कुषाण वंश का राजा कौन बना था? कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो कनिष्क के बाद राजा बना था वाशिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल किस वंश का शासक था? खारवेल कर्ण वंश से संबंधित था, हर्यंक वंश का था, चेदी वंश का था या फिर शुंग वंश का? तो खारवेल का वंश है चेदी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? वल्लभी, बोधगया, सांची या फिर बरहूत? किस स्थान पर शुंग कालीन किसी प्रकार की कला के साक्ष्य नहीं मिले? तो वल्लभी से नहीं मिलते। बोधगया, सांची और बरहूत शुंग कालीन कला के साक्ष्य मिलते हैं, और वो क्या है? बुद्ध के स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का, एक जंगली जनजाति है 8वीं जाति, 8वीं जातियों का उल्लेख किस शिलालेख में किया था? 5वें, 11वें, 12वें या फिर 13वें? तो अंतिम 13वां शिलालेख है, उसमें कई जनजातियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की एक लंबी सूची मिलती है? तो आंध्र सातवाहन शासक मत्स्य पुराण में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशस्ति किसे कहते हैं? एक शिलालेख, ये एक तांबे की तस्करी थी, ये धातु की तस्करी पर एक राजसी चार्टर था, या राजा की स्तुति? तो प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। और प्रशंसा कोई कहते हैं स्तुति, राजा की स्तुति प्रशस्ति कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? ये जो कलाकृतियां दी हुई है वो मौर्यकालीन कौन सी नहीं है? उत्तर काले पॉलिश्ड मृदभांड, ये मौर्य काल में बनते थे। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें सभी मौर्यकालीन है। चित्रित दूसर मृदभांड मौर्य काल के नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई थी? कौन सा भारतीय राजवंश था जो पहली बार शूद्रों को अधिकार देता है राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की थी? तो सबसे पहले मौर्य ऐसा अधिकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। ग्रीक यानी यूनानी शासकों ने 3 राजदूत भेजे थे। इनमें से कौन सा राजदूत है? 2 के नाम दे रखे, मेगस्थनीज और डायमेकस। इसके अलावा डायोनीसियस यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी होता है। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था और भू राजस्व जो भूमि कर था उसमें भी कटौती की थी। पहले भूमि कर 1/6 भाग लिया जाता था और अशोक ने इसे घटाकर 1/6 भाग को घटाकर कम कर दिया था। कितना कर दिया था? 1/8 भाग। और धार्मिक कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? किस शासक का है हाथी गुम्फा अभिलेख? रुद्रदामन का, खारवेल का, अशोक का या फिर हर्षवर्धन का? तो ये चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। चेदी वंश का शासक खारवेल। खारवेल की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उत्खनित स्थलों में से कहां से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच में व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं? पहले दक्षिण भारत रोमन के साथ व्यापारिक संबंध रख रहा था। इस प्रकार के साक्ष्य कहां से मिले? अरिकामेडु से, नागार्जुनिकोंडा से, हल्लूर से या फिर मास्की से? तो अरिकामेडु से मिले हैं भारतीय शासकों के यूनानी राजाओं से व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य। पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था? तो मौर्यों के समय पाटलिपुत्र और तक्षशिला के बीच मार्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? सुदर्शन झील से संबंधित शासक कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश का था, नहीं है। कुमारगुप्त नहीं है, पुलकेशन भी नहीं है। रुद्रदामन जो शक क्षत्रप शासक था, शक महाक्षत्रप शासक था रुद्रदामन। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? अशोक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तमिलनाडु अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया जाता था? यानी बुद्ध के प्रतीक के रूप में क्या अंकित करते थे? छत्र, चरण पादुका, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष। तो शुंग कला में ये सभी प्रतीक थे। छत्र भी बनता था, चरण पादुका बनती थी, धर्म चक्र और बोधि वृक्ष बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? कनिष्क का समकालीन या कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन थे? तो ये क्वेश्चन, इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे आपके, चरक और नागार्जुन। चरक ने ये शल्य चिकित्सा के जनक थे। चरक शल्य चिकित्सा के जनक, और शल्य चिकित्सा से संबंधित इन्होंने पुस्तक लिखी थी चरक संहिता नाम से। चरक की पुस्तक है वह चरक संहिता। चरक संहिता। और चरक किसके समकालीन थे? चरक थे आपके कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समकालीन। और नागार्जुन ने
बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित्र। ये दोनों विद्वान नागार्जुन और कनिष्क के समय के महान विद्वान थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है और अग्निमित्र को लेकर कालिदास ने एक नाटक लिखा था। कालिदास ने एक नाटक लिखा जिसका नायक अग्निमित्र था, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी लिखी हुई है। ये नाटक कालिदास ने लिखा था जिसका नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, कालसी, सारनाथ या फिर बेराठ? तो अशोक के नाम के उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलते हैं। मास्की के अलावा निटूर के अलावा उदयगोलम, मास्की, निटूर, उदयगोलम और गुर्जरा, इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? कृष्ण बलराम की आकृति किसने अपने सिक्कों पर बनाई थी? मिनांडर ने, अगाथोक्लीज ने, हेलियोक्लीज ने या फिर आर्केबियस ने? तो ये अगाथोक्लीज जो यूनानी शासक था, इसने इंडो ग्रीक शासक था, इसने कृष्ण बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? शुंग वंश की जानकारी किस लेखक ने दी है? फाहियान ने, वेनसांग ने, इत्सिंग या फिर तारानाथ ने? तो तिब्बती लेखक था तारानाथ जो शुंग वंश के बारे में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सरेकुन अभिलेख, ये हिंदी नहीं है, हिस्ट्री है, यही सर-ए-कुना अभिलेख है। सर-ए-कुना अभिलेख, सरेकुना अभिलेख कंधार से मिला था, कंधार अफगानिस्तान से मिला था, जो आपका द्विभाषीय अभिलेख था। कंधार अफगानिस्तान से सर-ए-कुना अभिलेख मिला, ये सरेकुन अभिलेख मिला जो द्विभाषीय अभिलेख था। और 2 भाषाएं कौन कौन सी थी? ग्रीक और अरामीक। अशोक का सरेकुन अभिलेख किन 2 भाषाओं में था? ग्रीक प्लस अरामीक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप मातंग और धर्मरतन 2 बौद्ध विद्वान थे, वो चीन गए थे? तो कुषाण शासक कौन था? कुजिल कदफिसेस, विम कदफिसेस, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? किस कुषाण राजा के समय गए थे? तो विम कदफिसेस के समय कश्यप मातंग और धर्मरतन है वो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित अभिलेख नासिक प्रशस्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर विहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा है वो किस जगह से मिली है? यानी कनिष्क की एक खंडित प्रतिमा मिली है जिस पर सिर नहीं बना हुआ है, मथुरा से मिलती है, तक्षशिला से, एलोरा या फिर कन्नौज से? तो ये मथुरा से मिली है। सिर विहीन कनिष्क की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? सबसे पहले अशोक के स्तंभ खोजे किसने थे? तो 1750 में टी फेंथेलर ने खोजे थे। और अशोक के अभिलेखों की भाषा किसने पढ़ी थी? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी? तो मुख्य स्रोत है वो राजकीय भूमि थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत राजकीय भूमि थी। और मौर्य काल में राजकीय भूमि के लिए कौन सा शब्द आता है? सीता। और राजकीय भूमि का प्रबंधन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल जहां से मेनांडर की मुद्राएं हमें मिलती है,
मेनांडर की मुद्राएं राजस्थान में बेराट से मिली है। बेराट या विराट नगर प्राचीन सभ्यता स्थल जहां से हमें मेनांडर की मुद्राएं मिलती है। और ये सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? ये सभ्यता स्थल कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है और पूर्व में था ये आपके जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य काल में सर्वाधिक अच्छे नमूने स्तूप के रूप में पाए गए। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है वो मौर्य काल में सर्वाधिक मात्रा में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया है। किस ग्रंथ में सातवाहन वंश के राजाओं के लिए आंध्र भृत्य की उपाधि मिली गई है? मनुस्मृति में, महाभाष्य में, मृच्छकटिकम में या फिर पुराणों में? तो सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। और सातवाहनों को कौन से पुराण में सातवाहनों की सूची मिलती है? तो आप सब जानते हो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो भागवत की उपाधि किसने धारण की? जो यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित एक स्तंभ बनवाया था जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं। गरुड़ स्तंभ। और ये गरुड़ स्तंभ या विष्णु स्तंभ, विष्णु या गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने कहाँ बनवाया था? तो ये विदिशा में बनवाया था। विदिशा में, जिसका प्राचीन नाम था बेसनगर। बेसनगर। और इस अभिलेख को बेसनगर का अभिलेख भी कहते हैं, जो विदिशा में स्थित है। विदिशा मध्य प्रदेश में। तो कौन यूनानी है जो सबसे पहले भागवत की उपाधि धारण करता है? हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी उमा का नाम निम्न में से किसके सिक्कों पर अंकित है? किन राजाओं ने उमा का नाम अंकित करवाया? गुप्त शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने, कुषाण शासकों ने या फिर शक शासकों ने? उमा माँ पार्वती का दूसरा नाम है जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। कुषाण वंश के राजाओं ने उमा नाम अंकित करवाया था सिक्कों पर। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया था? कौन सा शासक है वो कहता है कि वर्ण संकरता हमने समाप्त कर दी थी? वर्ण संकर प्रथा। वर्ण संकर कैसे उत्पन्न होते थे? प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होते थे वर्ण संकर। तो ऐसी बात किसने कही है? सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने या फिर अशोक ने? तो सारनाथ का धम्मेक स्तूप अशोक मौर्य ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप तैयारी के बाद में एक बार खुद का मूल्यांकन करने के लिए खाली पेपर पेन लेके और क्वेश्चन संख्या लिखोगे और उसके बाद में आंसर करते जाओगे आप, और लास्ट में काउंट करके कमेंट करके मुझे बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ।